हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूनुक। सो आज की वीडियो में हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। आप इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रेफर कर लेना। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अलग अलग केसेस क्या होते हैं और ये एंगल्स कैसे बनते हैं और आपको कौन सी आर्म्स के बारे में ध्यान देना होता है। एंड देन पार्ट 2 जो था इस वीडियो का, उसमें हमने अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे एनसीईआरटी के, एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। So let's see the question number 1. Question number 1 is from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. सो बेटा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि ये जो मेजरली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो मेजर काम है वो है क्वेश्चन को डिकोड करके डायग्राम बनाने का। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया क्वेश्चन को रीड करके, तो आपका आधा काम, आधे से ज्यादा काम इनफैक्ट आपका क्वेश्चन में डन हो गया है, क्योंकि सॉल्विंग इसमें सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बट अगर आपने डिकोड करके पूरा फिगर बना लिया है तो आधे से ज्यादा काम आपने वहां डन कर लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन को रीड करना और एक एक लाइन से मीनिंग निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसकी फुट का भी दिया हुआ है। तो लेट्स सी पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। आई कैन सी दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स की। वो क्या है, एक बिल्डिंग और एक केबल टावर की बात हुई। ठीक है, एंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो साथ साथ डायग्राम बनाते रहेंगे। तो आपके पास एक बिल्डिंग है, सपोज करो ये बिल्डिंग है ए बी, और इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी एक रिप्रेजेंट कर रही है हाइट। ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। एग्जाम में आप इसको बहुत प्रॉपरली, जो क्वेश्चन में बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन होती है, डायग्राम बिल्कुल नीट बनेगा आपका, एंड देन साथ साथ आप स्टेटमेंट्स भी प्रॉपर लिखेंगे उधर। सो ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड देन वी हैव अ केबल टावर। तो मैंने सपोज करो ये केबल टावर बना दिया, केबल टावर को नाम दे दिया सी डी। CD is representing height of केबल टावर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे साथ साथ इसकी मार्किंग कर ली है। अब क्या दिया हुआ ध्यान से देखना, टॉप ऑफ 7-meter हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। सो दोनों दोनों ही वर्ड्स के साथ टॉप टॉप लगा हुआ है, मतलब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। बेटा ध्यान से देखो, आपकी बिल्डिंग का टॉप है ये पॉइंट ए और टावर का टॉप है ये पॉइंट सी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कैसे, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है पॉइंट ए पे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी है बिल्कुल सीधी। इसको भी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट डी हो गया। तो एडी क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है, ए सी। और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर की तरफ देखा जा रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन, 60 डिग्री। इतना डिकोड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब इसी पॉइंट से ए से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट इस केस में ये होगी, मतलब ये ए से जो बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर है वो टावर की फुट की तरफ देख रहा है, मतलब पॉइंट डी इसकी फुट है। तो जब ये इसकी तरफ देख रहा है तो इसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टी सीधे एंगल्स नहीं बनाने आपने कि कभी इसको मार्क कर दिया कभी इसको मार्क कर दिया। सीधा डेफिनेशन पे ध्यान देना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल। तो लाइन ऑफ साइट नजरे कहाँ है उसकी, एडी। एडी लाइन ऑफ साइट रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हियर 1 सेकेंड, मैं पॉइंट दूसरा दे देती हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे पॉइंट गलत लिखा है, दिस इज, इसको ई दे देते हैं क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी डी मार्क कर लिया था। तो ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो उसकी नजर है वो फुट की तरफ है, तो ए डी इज द लाइन ऑफ साइट, और ए ई क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 45 डिग्री। सो मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। जस्ट मैं ये ग्राउंड वाला जो लाइन है इसको ज्वाइन कर लो। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको डिटरमाइन करना है द हाइट ऑफ द टावर। सो मुझे कंप्लीटली क्वेश्चन में निकालना क्या है, सी डी। दिस आई नीड टू फाइंड, दिस इज नॉट गिवन टू मी। अब देखो ध्यान से, ये 7 मीटर है ए बी, तो ऑफकोर्स ई डी भी क्या हो गया, 7 मीटर। बेटा अगर क्वेश्चन
3 मार्कर में आ रहा है, 5 मार्कर में आ रहा है, मेक श्योर दैट यू राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स, यू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। जितना नीट अच्छे डायग्राम्स और स्टेटमेंट्स के साथ आप क्वेश्चन करते हो तो ऑलरेडी वो एक इंप्रेशन बनता है आपके एग्जामिनर पे जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप डायग्राम बहुत नीट स्केल के साथ बनाओ, ठीक है। देन ए बी और DE 7 मीटर हो गए एंड दिस हाइट इज नॉट नोन, तो इसको मैं H ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये H नहीं पता मुझे। अब ध्यान से देखते हैं आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में। ऐसी स्मार्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी होती हैं जो साइड्स हमें यूज में आ रही हैं। मुझे पता है मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स कंप्लीट बने हुए हैं, एक है ये ACE और एक ट्राइंगल बना हुआ है ADE। तो इन 2 ट्राइंगल्स की ट्रिग्नो मतलब मेरे पास एंगल्स हैं, इनके थीटास गिवन है, तो मैं करूंगी कि आप देखो ध्यान से देखो, ये जो AE बेस है ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो एक एक करके करते हैं। इन ट्राइंगल ACE अगेन यहाँ पे हाइट का भी यूज है मेरे पास क्योंकि मुझे निकालना है केबल टायर की हाइट के लिए, और ये बेस कॉमन है तो ये मुझे हेल्प करेगा इक्वेशन बनाने में। तो परपेंडिकुलर और बेस से कंसर्न है ये क्वेश्चन, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे tan 60 एंड tan 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है H और बेस क्या है AE, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज √3 एंड AE हमें इधर फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, AE के लिए एक्सप्रेशन बना लेती हूँ। तो AE का एक्सप्रेशन, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि H की वैल्यू क्या है, √3 AE। एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। आपके पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल मैं लूंगी वो ये हो गया इन ट्राइंगल ADE। अगेन AD में मुझे बेस के लिए कंसर्न है यहाँ पे, और ये लाइन मेरे पास ऑलरेडी है। सो अगेन आई अप्लाइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan वाली डिग्री लगाऊंगी मैं यहाँ पे। सो आप क्या लिखोगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज परपेंडिकुलर इस केस में है 7 और बेस है AE। तो आपको क्या हुआ, tan 45 कितना होता है 1, AE ऊपर आ गया, AE की वैल्यू क्या मिल गई आपको 7। इजी है। अब इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करा दोगे, यहाँ पे। तो AE 1 हो गया तो H की वैल्यू क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट करवा दो इसे, सब्स्टिट्यूट इन 1। सो H की वैल्यू क्या हो गई, √3। ये आ गया आपके पास। आपको टोटल क्या हाइट निकालनी थी, दिस वन CD। तो CD क्या है, CD में आपको DE ऐड करना है और EC ऐड करना है। तो आप लिखोगे 7 जो CD है एंड ऊपर EC कितना आया आपके पास, EC की हाइट आपने ली थी H, तो ये कितना आ गया, √3। 1 second, this is 7 and here is 7। क्योंकि आपकी AE की वैल्यू आई थी 7 तो मैंने H कितना लिख दिया यहाँ पे, H आ गया आपके पास √3 और AE है 7। सो आंसर इज 7√3 एंड इस 7√3 को आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करा दोगे, यहाँ पे। CD क्या हो गया, H आया 7√3 और DE दिया हुआ है ऑलरेडी 7, तो 7 + 7√3 कितना हुआ, 7 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, √3। पहले आप √3 लिखो, 1 + √3 थोड़ा 1 + √3 लिखो या √3 + 1 लिखो, one and the same thing. So what will be the answer, 7 into √3 + 1. So this is the answer for the height of cable tower. Now the next question is, as observed from the top of a 7-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So what is given, objects देखेंगे ध्यान से question में। again आपके पास है एक लाइट हाउस, सॉरी आपके पास यहाँ पे एक दिया हुआ है लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 75 मीटर। सो आई हुआ लाइट हाउस जिसको हमने AB दे दिया है, तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइट हाउस।
ए बी क्या है, लाइट हाउस। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। तो चाहे आप राइट साइड पे लो या लेफ्ट साइड पे लो, आप इधर की तरफ को शिप्स पे लो या शिप्स आप इधर की तरफ लो, पर कोई भी एक साइड ले सकते हो। ये याद रखो, एक शिप दूसरी शिप के पीछे है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या वर्ड है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन कौन से केस में बनता है, जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा हो। और यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वर्ड्स देखो, कीवर्ड्स। तो लाइट हाउस के टॉप की बात हो रही है, मतलब उधर से एंगल बन रहा है, और डिप्रेशन बन रहा है तो मतलब नीचे की तरफ बन रहा है। तो अगर टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कोर्स यहाँ पे, ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट नीचे होगी। तो सपोज करो मैंने एक शिप यहाँ बना दिया, ठीक है, तो ये अब जब नीचे देख रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एंड ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, तो इनके बीच का एक एंगल है। देन इसी के पीछे एक और शिप है, जस्ट देर इज वन मोर शिप, ये शिप 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शिप 2। तो शिप 2 के लिए भी अगेन इसकी लाइन ऑफ साइट यहाँ जाएगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम रहेगी। तो एंगल क्या बनेगा, ये, राइट। आपको दिख रहा है पहले वाले केस में ऑफ कोर्स एंगल का इंक्लिनेशन ज्यादा है, ये ज्यादा खुला हुआ है, ये कम खुला हुआ है। तो पहले वाला जो एंगल हो गया, दिस एंगल इज व्हाट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल हियर, ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कौन सा कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। नाउ इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे एंड इसमें मार्किंग्स कर लो आप। ए बी सी ले लेते हैं पॉइंट, ये डी ले लेते हैं। तो सी इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ शिप 1, डी इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ शिप 2, एंड ये वाले हमारे एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑफकोर्स ग्राउंड वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये वाली जो एसी लाइन है और एडी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो जब ट्रांसवर्सल की तरह ये जैसे जेड बनते हैं, आपने देखा है ना, पहले आपने मिडिल स्कूल में पढ़ा, जब एस तरीके के जेड बन रहे हो, दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही हो, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस दीज एंगल्स आर इक्वल। जब भी पैरेलल लाइंस बने और ट्रांसवर्सल बीच से जा रही हो, तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे को नीचे राइट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, और तो मैं यहाँ पे ही अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं वो नीचे ले आऊंगी। तो 45 डिग्री की एक्सिस क्या है, ध्यान से देखो आप यहाँ पे। अगर मैं इसको किसी और कलर से आपके लिए मार्क कर देती हूँ, एक सेकेंड, टू मेक इट इजी फॉर यू, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसकी लाइन ये वाली, तो इधर ही आएगा 45 डिग्री। ये कितना हो गया 45 डिग्री। अगेन 30 डिग्री का एंगल देखो, इसकी लाइन है ये, तो 30 डिग्री कहाँ बन गया, यहाँ पे, राइट। तो आपके पास नीचे ट्राइंगल्स कवर हो गए हैं। तो डायग्राम इज कंप्लीट। नाउ व्हाट एल्स इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो बेसिकली शिप 1 और शिप 2 के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, राइट। तो आई नीड टू फाइंड क्या है यहाँ पे, मुझे CD निकालना है। आई डोंट नो CD, दैट आई नीड टू फाइंड। सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और हम क्या क्या निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं BC को यहाँ पे x ले लेती हूँ टू मेक इट इजी फॉर मी। आप BC ले लो, आप इसको कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट ट्राइंगल कंप्लीट है यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल ABC है। अगेन आप देख रहे हो इस ट्राइंगल में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी, बेस एक कंसर्न है मेरे लिए और हाइट मुझे नोन है, एंड हाइपोटेन्यूज का एज सच इसमें कोई रोल है नहीं। हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन या वैल्यू नहीं दी हुई और कहीं यूज भी नहीं हो रही है। तो आप क्या लोगे, अगेन ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा हो। तो मैं tan ले लूंगी। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या है ये, AB अपॉन BC। tan 45 क्या होता है 1, AB दिया हुआ है, अगेन लाइट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा था AB। AB का लाइट हाउस का वैल्यू कितना है हाइट का, AB इज इक्वल टू 75 मीटर है। सो आई जस्ट पुट दिस वैल्यू 75, एंड BC का वैल्यू कितना है x। सो x का वैल्यू क्या हो गया आपके यहाँ 75। सो एक स्टेटमेंट तो बहुत आसानी से हमारी यहाँ बन गई है। एक वेरिएबल आ गया आपके पास x,
ऐसे अगर मैं टोटल में BD मतलब ये टोटल वैल्यू निकाल लूं यहाँ पे, जिसको मैं y ले लेती हूँ लेट्स सपोज, तो अगर मैं कंप्लीट y निकाल लूं तो y में से x करके मेरे पास दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो जो पीछे वाली शिप है ये D से B का डिस्टेंस हमने y ले लिया, एंड ये जो फर्स्ट शिप थी उसका जो लाइट हाउस की फुट से जो डिस्टेंस है उसको हमने x लिया हुआ है, तो मैं y में से x माइनस करूंगी, मेरे पास CD डिस्टेंस कवर आ जाएगा कि दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो लेट्स सी एंगल y कैसे निकले, सॉरी साइड y कैसे निकलेगी। y किसका पार्ट है, कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ABD। सो इन ट्राइंगल ABD अगेन परपेंडिकुलर और बेस ही है यहाँ पे भी, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे हम, क्या लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, अगेन 75 हाइट है, 75 और y हमने कितना ले लिया है, y जो बेस है वो हमने कितना ले लिया है y, तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, एंड ये कितना आएगा 75 अपॉन y ऊपर आ जाएगा, 75/√3 आप उधर भेज दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी 75√3। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, आपको डिस्टेंस निकालना है CD। सो CD इज व्हाट, CD इज बेसिकली y माइनस x, यही है आपके पास। तो 75 की y की वैल्यू है 75/√3 जैसे हमने यहाँ पे देखा है, एंड x का वैल्यू है 75। सो अगेन इन दो टर्म्स में एक चीज कॉमन आ रही है, वो है 75, तो ब्रैकेट में क्या आएगा √3 माइनस 1, एंड जस्ट बिकॉज डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मीटर लगा दो। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। So the next question is, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. So again बेटा आप इस क्वेश्चन में धीरे धीरे हम एक एक लाइन को, बिकॉज डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो साइड बाय साइड जैसे ही आप लाइन रीड कर रहे हो आप डायग्राम में आपका फोकस वहां होना चाहिए। सो अ 1.2 tall meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको ऑब्जर्वर दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है। इससे पहले जितने आपने क्वेश्चंस किए थे कई बार ये ऑब्जर्वर की हाइट नहीं देते हैं, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर को क्या मान रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, दैट मीन्स हम वहां पे एक पर्सन कंसिडर कर रहे हैं जिसकी हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है। सो आई जस्ट रीड्रॉ दिस डायग्राम अगेन एज पर द इंफॉर्मेशन। सो पहले देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल, सो मैं यहाँ पे गर्ल की पोजीशन ले लेती हूँ, ये हो गई 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एंड गर्ल क्या कर रही है, शी इज स्पॉटिंग अ 88.2 मीटर balloon which is moving in the wind at a height of 88.2 मीटर। सो एक बलून यहाँ है सपोज करो, और इसकी ग्राउंड से जो पोजीशन है वो बलून इधर है, एंड इसकी जो ग्राउंड से पोजीशन है दैट इज 88.2 मीटर। तो अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, तो किसी एक पॉइंट पे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन क्या होता है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की आईज है, ऊपर टॉप से हमने देखा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी दिस वन, और लाइन ऑफ साइट क्या होगी, क्योंकि बलून को वो किस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ, अगेन बलून को वो किस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ। सो ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट गर्ल के लिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस टाइम पे क्या है 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। सो क्या हो रहा है, पहले बलून यहाँ था और फिर बलून शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, इस पोजिशन पे। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, बलून इज मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बलून की पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, बलून की पोजीशन क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रही है। तो जब बलून इधर से इस पोजीशन पे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, रेड्यूस हुआ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 30 डिग्री का रेड्यूस होके ये क्या बन गया, दिस वन। सो 30 डिग्री रेड्यूस 60 डिग्री रेड्यूस होके कितना रह गया, खाली 30 डिग्री। एंड अगेन दिस विल बी द हाइट ऑफ द बलून, एंड दिस विल बी आवर ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई,
एंड ये क्या हो गए, बलून की पोजीशंस। अब आपके पास 88.2 मीटर कितना दिया हुआ है टोटल में, ये दिस इज 88.2 मीटर। अब नेमिंग कर देते हैं ईज के लिए। सो दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एंड इसको नाम दे दो जी, एंड यहाँ पे बिग पॉइंट चला जाएगा एच। सो साइड बाय साइड देखो नेमिंग करते हैं। आपके पास ए बी का वैल्यू और ये जी एच का वैल्यू मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। एक कलर्ड पेन से देख रहे हो आप, ये जी एच एंड ए बी, दे बोथ आर सेम। सो ए बी इज इक्वल टू जी एच एंड दैट इज इक्वल टू 88.2 मीटर, राइट। अब आपके पास जो एफ ई है, एफ ई क्या है ये, एंड सिमिलरली ये भी कितना है, ये भी एफ ई के बराबर हो गया। सो एफ ई विल बी इक्वल टू बी सी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। एफ ई और बीसी की वैल्यू सेम हो गई, जैसे गर्ल यहाँ पे है तो यही इतना ही हाइट यहाँ पे 1.2 मीटर है। तो आपके पास ये जो एसी साइड है, इफ आई से दिस एसी साइड, दिस वन, ये वाली साइड एंड दिस साइड जी डी, ये दोनों साइड कैसी हो गई, देन हमारे पास ए सी विल बी इक्वल टू जी डी एंड दैट इज इक्वल टू, हम 88.2 मीटर में से कितना माइनस कर देंगे, ये जो 1.2 है, तो आप 88.2 में से अगर 1.2 माइनस करते हो देन यू विल गेट दिस 87 मीटर। तो आपके पास ट्राइंगल्स के कुछ कुछ, अब हम ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे, तो जिसका हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है 87 मीटर, हमने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट ट्राइंगल। सो पहला जो ट्राइंगल है ये वाला, कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल एफ जी डी, कौन सा ट्राइंगल है ये, एफ जी डी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था पहले, 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है फिगर में 60 डिग्री। सो आपके पास अगेन इन्वॉल्वमेंट क्या है इधर, जी डी आपके पास हाइट है, परपेंडिकुलर है, और हमें बेस का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, वो दिस डिस्टेंस, कि बलून इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, जैसे ही जी से ए पे गया तो इसने ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें ये निकालना है। तो अगर मैं कंप्लीट साइड निकाल के उसमें से ये वाली साइड माइनस कर दूं, तो विल इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस साइड, तो विल आई गेट दिस साइड, क्या मतलब कि अगर मैं ई बी में से ई एच सब्ट्रैक्ट करूं, कंप्लीट ई बी में से ई एच सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास एच बी आ जाएगा, एच बी या सी डी आ जाएगा, दिस लाइन। तो अगर आपके पास वो लाइन आ जाएगी तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू सी। मैं इसको रब कर देती हूँ, लेट्स सी दिस। आपके पास एफ जी डी ट्राइंगल में क्या है, अगेन मैं ऐसी tan 60 डिग्री लूंगी क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो आई विल राइट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, अगेन जी डी अपॉन एफ डी, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा tan 60। अगेन tan 60 होता कितना है, दिस विल इंप्लाइज कि tan 60 इज इक्वल टू √3, एंड जीडी का वैल्यू कितना है, जीडी का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखा 87, और जो नीचे हमारे पास इसका बेस है वो क्या है, एफ डी। एफ डी हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी विल बी इक्वल टू 87 अपॉन √3। सो मेरे पास एफ डी के लिए क्या आ गया है, एक्सप्रेशन आ गया है, तो ये एफ डी के लिए पहला एक्सप्रेशन आ गया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ट्राइंगल, मैं और कौन सा ट्राइंगल इसमें ले सकती हूँ, इधर देखो ध्यान से। हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो है ये वाला, जो 30 डिग्री वाला एंगल था, दिस वन। ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। सो अब देखते हैं इसमें क्या हमारे पास वैल्यूज दी है। तो इन ट्राइंगल एफ ए सी, एफ ए सी आपके पास अगेन इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। सो ये हो गया tan 30, और किसके बराबर है ये,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AC और बेस कितना है इसका FC। tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AC अगेन मेरे पास कितना है यहाँ पे 87 और FC हमें फाइंड करना है। तो FC अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी FC की लिए तो मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी 87√3 विच विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा आप ध्यान से एक बार देखो, आपको फाइनली निकालना क्या था क्वेश्चन में कि ये बलून शिफ्ट कितना हुआ, राइट। तो मेरे पास जो टोटल लेंथ है, अगर मेरे पास टोटल लेंथ दी हुई है मुझे कितनी, ये टोटल लेंथ है FC, उसके लिए भी मेरे पास एक्सप्रेशन है, और ये जो लेंथ है FD उसके लिए भी मेरे पास एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं FC लेंथ में से ये FD लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट दिस CD लेंथ की जो बलून की जितनी शिफ्टिंग हुई है मुझे ये वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू इन दोनों ही वैल्यूज को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो हमारा FC कितना है 87√3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कराना है हमें, ये वाली वैल्यू 87/√3। 87/√3 और ये आपको दे कौन सा वैल्यू रही था, ये कौन सी लाइन की वैल्यू दे रहा है, ये हमें कौन सा लाइन सेगमेंट बता रहा है, ये CD। सो CD विल बी इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। आप इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हो, यू विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। सो मैं इनकी वैल्यू क्या ले सकती हूँ, नीचे आ गया 1, एलसीएम लूंगी √3। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि √3 आए, फिर आप उस नंबर को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 87√3 इंटू √3 माइनस, इधर देखो √3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, √3 आए 1 एंड उस 1 को किससे कराओगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 87, तो 87 इंटू 1 इज 87। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 87 इंटू 3, √3 क्या होता है 3 माइनस 87/√3। अगर आप 87 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज यहाँ से आप कॉमन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर मैं 87 को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में बचेगा 3 - 1, मतलब आपके पास ये दो टर्म्स है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, क्योंकि आपको पता है टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है ना, तो ये मल्टीप्लाई वाले को मत लेना। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप 87 कॉमन निकालते हो तो यहाँ बचेगा 3 और 87 चला गया तो उधर क्या बच गया, खाली 1। सो यू विल गेट 87 इंटू 2/√3। एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम सारे ही क्वेश्चंस को रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस आंसर को यहाँ नहीं छोड़ो करोगे तो आप इसको एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √3, तो ऊपर क्या बन जाएगी वैल्यू 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3। अगेन इसको कट करो, 3 को 87 से कट करोगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 and 3 9 जा 27। 29 इंटू 2 इंटू √3 विच इज नथिंग बट 58√3 मीटर। सो बलून कितना शिफ्ट हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बलून इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना मीटर शिफ्ट हुआ है, दैट इज 58√3 मीटर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 5 मार्कर में और इनफैक्ट 3 मार्कर में तो बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। कई बार 3 मार्कर में भी आ जाता है क्वेश्चन एंड समटाइम्स टीचर्स गिव दिस क्वेश्चन इन 5 मार्कर ऑल्सो। सो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। ऑल्दो इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बिना डायग्राम के भी आते हैं पेपर में, तो आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उससे एक प्रॉपर डायग्राम बनाओ और देन आप देखो कि आपको कौन सी साइड्स यूज करनी चाहिए और स्मार्टली आप वैसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें यूज करो। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप इस पूरी एक्सरसाइज में देखोगे ये लास्ट क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम एक स्पीड का यूज भी करें। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द, तो बेसिकली एक एक लाइन करके डिकोड करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। सो हमारे पास एक हाईवे है
एंड हाईवे वो कहाँ लीड कर रहा है, टावर की फुट तक। तो वो हाईवे कहाँ तक जा रहा है, टावर की फुट तक। सो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ क्या लिखा है, मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। सो ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, यहाँ पे, और उस मैन की हाइट नहीं दी हुई है, तो दैट मीन्स वो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आपको वहां पे उस मैन की हाइट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसको उसकी हाइट के बारे में कोई बात नहीं की हुई। दैट मीन्स वो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने उसकी हाइट को एक लाइक एज्यूम किया है, दैट इज ओनली अ पॉइंट। सो मैन इज स्टैंडिंग हेयर एट दिस टॉप ऑफ टावर। अब ही ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। डिप्रेशन का एंगल, जैसे ही मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो अगर ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये बिल्कुल सामने ऐसे देख रहा है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसकी लाइन ऑफ साइट कहाँ है, नीचे, मतलब यहाँ पे एक कार है इस पॉइंट पे, और ये उस गाड़ी को यहाँ देख रहा है। तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एंड ये क्या हो गया, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो क्या है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके बाद देखो, आपको यहाँ पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए बेटा, तो ये भी बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन से वाला एंगल है, ध्यान से देखते हैं। सो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द कार इन अ यूनिफॉर्म सीट। तो ये जो कार है, ये एक बड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से कार फुट की तरफ आ रही है। नाउ 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो बेसिकली कार की दो पोजिशंस है, पहले कार यहाँ थी, पहले इस पोजीशन पे कार थी और मैन उसको भी ऑब्जर्व कर रहा था। फिर 6 सेकंड बाद, मतलब ये जो चीज है ये क्या हो रही है, 6 seconds लेटर वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। मतलब सपोज करो अगर मैं इसको नाम दे दूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पहले जो मैन था, मैन देख रहा था पॉइंट ए वाली कार को, अब वो देख रहा है पॉइंट बी वाली कार को। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं दो इधर अलग अलग कलर से इसको मार्क कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था, सॉरी, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन ये येलो वाला मार्क कर रहा है, और 6 सेकंड बाद आ गया पॉइंट बी पे। तो ये पर्पल कलर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पर्पल कलर मैंने बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाद में 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ये। तो अगर आप देखो पहले एंगल ऑफ, अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले 30 डिग्री पढ़ के एंड फिर 60 डिग्री पढ़ के इनको क्या दे देंगे, वैल्यूज अलग। बेटा पर अगर आप इंक्लिनेशन देखो, एंगल जो होता है वो हमेशा एक इंक्लिनेशन से जज होता है। तो अगर ये इतना खुला हुआ है अभी, अगर ये कम खुला होगा तो इसकी एंगल कम हो जाएगी, राइट। तो पहले ये इतना है तो दैट मीन्स ये 30 डिग्री है, एंड ये बाद में खुल गया है, तो मतलब ये 60 डिग्री है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा एंगल कौन सा है, राइट। तो अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये है पॉइंट ए बी सी एंड डी। आप ध्यान से देखो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर है, एंड मैंने आपको अगेन अपनी पहली वीडियो में दोनों कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बताए थे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे यूज हो जाते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस में। तो आप क्या करोगे, आप अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मार्क करोगे। उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या ध्यान देना होता है, बस आम पे आपका फोकस होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड फिगर देख के पेपर में घबराना नहीं है। अगर आप एक फिगर बना रहे हो तो ये ना हो कि आपने जो फिगर बनाई आप उसी फिगर में गुम हो गए हो, आपको ही नहीं समझ आ रहा कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी रे कहाँ जा रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो फिगर नीट एंड क्लीन पूरा रूलर के साथ बोर्ड के पेपर में आप बना के आओगे, या इवन प्री बोर्ड के पेपर में भी आप बनाओगे। एंड देन आपको आर्म्स को, आपकी विजन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है पहला वाला एंगल है मेरा ये, सॉरी 30 डिग्री, राइट। अब ये 30 डिग्री की जो आर्म है वो ये वाली है, राइट। ये वाली जो रे है ये है एंगल की, तो इसी से अल्टरनेट इंटीरियर, ये जो जेड है आप इस जेड को कंसिडर करोगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं। अब आपका एंगल है ये 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री वाली की ये देखो एंगल की आर्म ये है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री। क्लियर हो गया ये बात। तो आपके पास एंगल्स जो यहाँ पे ट्राइंगल्स थे वो तैयार हो गए हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। सो इट इज रिटन कि 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार। तो पहले गाड़ी थी ए पॉइंट पे,
फिर आ गई बी पॉइंट पे, अब बी से चली गई सी पॉइंट पे। तो हमें पता लगाना है ये बी से सी में कितने टाइम पे गई है, कितने क्या गई है, कितने टाइम पे गई है। तो बेटा अब टाइम ध्यान रखो, आपके पास स्पीड स्पीड की भी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस की भी टाइम बात हो रही है। तो एक ही फॉर्मूला है जो इतनी बार पढ़ लिया है हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास तीन तरीके की चीजें हैं, स्पीड अलग होती है, डिस्टेंस अलग होता है, टाइम अलग होता है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम पता है। स्पीड होता है कि किस मतलब किलोमीटर पर आवर या किस स्पीड से एक जो इंसान है या जो कोई भी कार है वो अप्रोच कर रही है। डिस्टेंस होता है कि उसने कितना डिस्टेंस, तो मीटर ध्यान रखो कि डिस्टेंस के लिए लगते हैं ऐसे यूनिट्स। टाइम होता है कि उसने कितना टाइम किसी भी चीज में मूव करने के लिए लगाया। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टाइम, ना ही डिस्टेंस ना ही स्पीड। तो ये नहीं, कई बच्चे सोचते हैं हमें बीसी डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, आपको इसमें बीसी क्या है ये नहीं निकालना, आपको ये बताना है बीसी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखते हैं ट्राइंगल्स की बात। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम ट्राइंगल ही मेन फोकस करते हैं ना अपना। जब तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए डी सी, एक ट्राइंगल है बी डी सी या बी सी डी। सो वी हैव ए सी डी एंड बी सी डी, दो तरीके के ट्राइंगल है। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि ना इसमें कुछ परपेंडिकुलर पता हमें, ना बेस पता, तो अब करें कैसे इस क्वेश्चन को। तो अब बहुत इजी है इसको करना, ध्यान से देखो। आपको स्पीड नहीं पता इस क्वेश्चन में, आपको इस कार की स्पीड नहीं पता, तो मैं अप्रोच वहीं से करूंगी। आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स। स्पीड क्या ले ली हमने, एक्स। ठीक है। सो अब सेकंड्स की बात हो रही है, तो हमने इस कार को की स्पीड को ले लिया एक्स, और ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम एज्यूम ही कर रहे हैं क्वेश्चन में कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ऐसा नहीं है कि पहले तेज चल रही थी अब आराम से चल रही है, एक जैसी स्पीड से चलेगी। तो स्पीड ऑफ कार ले ली एक्स। अब देखो डिस्टेंस के लिए साइड्स के लिए हम क्या बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे इसमें, बहुत ध्यान से। अब ये जो सी डी है ना, इसको भी मैं एच ले लेती हूँ। सपोज करो हाइट ऑफ कार यहाँ पे एच है और स्पीड क्या है कार की, एक्स। अब स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अब ध्यान से देखना इस साइड को, कौन सी साइड को, इस साइड को, ए सी साइड, ए बी साइड। ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था 6 सेकेंड्स। और स्पीड कितनी है इधर इस टाइम पे, एक्स। मतलब ए से जब बी पे शिफ्ट करा कार ने, तो टाइम लिया उसने 6 सेकेंड और स्पीड हमने उसकी ली हुई है एक्स। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है एक्स और डिस्टेंस टाइम है 6, तो 6x। कहना है से ये जो डिस्टेंस है ये 6x है। बोला जा सकता है इसको कि जो इसका डिस्टेंस है ए से बी तक पहुंचने का वो कितना है, 6x। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो बी से टी सी तक पहुंचा ये टाइम मुझे नहीं पता, और ये टाइम मुझे क्वेश्चन में निकालना है, तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन बना रही हूं मैं। तो लिखो लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम बी टू सी, मतलब मूविंग फ्रॉम बी टू सी कितना ले लिया हमने, टी। कितना ले लिया ये, टी। तो अब बी से सी वाला फोकस करो। अब कार मूव कर रही है बी से सी तक, इसने टाइम ले लिया t सेकेंड्स। ठीक है, ये हमने t सेकेंड्स का टाइम ले लिया। और स्पीड अगेन यूनिफॉर्म है, तो वो स्पीड क्या है, x। स्पीड क्या है इसकी, x। और टाइम हमने ले लिया t सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया फ्रॉम बी टू सी, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज एक्स टी। कहना से बी से सी का जो एक्सप्रेशन बना इस साइड का वो कितना हो गया, एक्स टी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन। अब ट्राइंगल्स के लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, अगेन हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं करेंगे इन्वॉल्व। हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, अगेन विल गो विद tan। सो tan एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे 60, तो tan 60 डिग्री कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है h और बेस है यहाँ पे x t, राइट। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h क्या हो गया, √3xt। ये आ गया h, पहला एक्सप्रेशन डन। ओके,
नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट ट्राइंगल। मैं यहीं पे बना रही हूँ ये। सो हमारा अगला ट्राइंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, वो है ट्राइंगल एसीडी। सो इन ट्राइंगल एसीडी व्हाट इज हैपनिंग, tan 30 अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का इधर यूज है और किसी चीज का यूज नहीं है। तो एसीडी में आपके पास क्या हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 30 degree is equal to perpendicular which is h and base 6x plus xt। तो कहना से 6x plus xt और रूट tan 30 कितना होता है 1/√3 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 6x plus xt is equal to h। सो ये आ गया सेकेंड एक्सप्रेशन। आपकी दोनों इक्वेशंस यहाँ पे रेडी हैं। तो आपने क्या किया, पहले ट्राइंगल से भी h के लिए एक एक्सप्रेशन बना लिया और दूसरे ट्राइंगल से भी एक h के लिए एक्सप्रेशन बना लिया। अब इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या था, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत, वैल्यूज बहुत कम दी हुई थी और आपके लिए इक्वेशन बनाना बड़ा प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए थे। तो आपके पास x भी अननोन है, आपके पास t भी अननोन है और आपके पास एक h वेरिएबल भी है। सो अगर आपने h के लिए दोनों साइड एक्सप्रेशंस बना लिए हैं तो अगर h भी इसके बराबर है और h भी इसके एक और एक्सप्रेशन के इसके बराबर है तो हम h एलिमिनेट यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक प्रॉब्लम को आप साइड करोगे, h एक प्रॉब्लम बना हुआ था हमारे लिए, उसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास कौन से वेरिएबल बचे हैं, खाली दो वेरिएबल, तो मैं इनको इक्वेट करा दूंगी। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकती हूँ कि √3xt जो है दैट इज इक्वल टू 6x plus xt अपॉन √3। अब क्या करेंगे, √3 को उधर ले जाओ तो उस साइड जाके √3 क्या हो जाएगा 3xt, इधर क्या रहेगा 6x plus xt। सो इधर क्या कॉमन लिया जा सकता है ये, तो आप क्या करोगे 3xt इज इक्वल टू व्हाट, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, इधर से चला गया 6 और इधर से क्या आ गया t। तो अगेन दो वेरिएबल थे, अगेन मुझे दिख रहा है x एक साइड ये कॉमन है तो ये दोनों कट हो सकते हैं। अब आर प्रॉब्लम इज सॉल्व। कहाँ तीन वेरिएबल थे, हमने पहले एक को एलिमिनेट कर दिया थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के वहां पे ट्राइंगल्स में ऐसी वैल्यूज लेके, एंड देन यहाँ पे भी x आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन x इजीली क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो अब एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन वेरिएबल है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये लाइक टर्म्स कंबाइन करने से। तो अब ये t उधर जाके माइनस होगा, ये प्लस है अभी, ये क्या आएगा 3t, इधर क्या हो गया -t और इधर क्या रह गया 6। So the value is equal to 2t is equal to 6 and t is equal to 6 divided by 2 which is 3. So seconds में answer, so it will be equal to 3 seconds. So this question I hope it is clear to everyone. ये question बड़ा important है and जब भी आपको multiple concepts एक question में लग रहे हो तो आपको अपने concepts on point रखने होते हैं। मैंने मैक्सिमम कई बार इतनी आंसर शीट्स चेक करी हैं एंड बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसको बोल वो ये रहा है कि 6 सेकेंड्स बाद, पर इस डिस्टेंस को ही 6 लेके बैठ जाते हैं। तो 6 मीटर और 6 सेकेंड्स में बेटा डिफरेंस है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप साइड को ऐसी वैल्यू तो नहीं दे रहे हो, साइड क्या है, एंगल क्या है, यूनिट क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सब फॉर्मूलेज आपके ऑन पॉइंट होने चाहिए। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन क्रिएट द डायग्राम आउट ऑफ इट एंड डबल मेक श्योर क्रॉस चेक कि आप क्या वैल्यू ले रहे हो, किसको क्या ले रहे हो, सो दैट आपका टाइम वहां वेस्ट ना हो। सो पूरी एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने तीनों ही वीडियोस में कवर कर दिए हैं। आप पार्ट 1 देख लेना पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस चैप्टर की वीडियो के मैंने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो दैट्स इट।